तो कोविड काल में भी अगर मुलाकात हो रही है, सहनी साहब जाते हैं और वहां मुलाकात होती है, तो कुछ तो है। और ये जो कुछ है, ये बहुत कुछ बिहार में बदल देने वाला है। नीतीश कुमार को लालू यादव के साथ जाना है, अगर नीतीश कुमार को महागठबंधन में जाना है तो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को आगे कर दिया गया है। पहले जीतन राम मांझी छिटके, मुकेश सहनी छिटके, और जाहिर है जीतन राम मांझी छिटके और मुकेश सहनी छिटकेंगे तो आंकड़ों का गणित यह है, सीटों का गणित यह है कि बिहार में सरकार गिरनी है, तो सरकार से बीजेपी को आउट करना है। लालू प्रसाद अगर ये नहीं होंगे, ये भी जान लीजिए, अगर जेडीयू नहीं उनके खेमे में जाएगी, या मुकेश सहनी नहीं जाएंगे, या जीतन राम मांझी नहीं उनके साथ जाएंगे, तो इनकी पार्टी टूटेगी। जब मेला लगता है तो एक गुड़िया होती है, उसमें चाबी भरी जाती है, चाबी पूरा भरने के बाद उसके बाद छोड़ दिया जाता है, उसके बाद वो हरकत करती है। दरअसल चाबी यहाँ पे नीतीश जी दे रहे हैं। बहुत जल्द मैं उन तमाम विधायकों का नाम बताऊंगा कि कौन जेडीयू के विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। बहुत जल्द मैं वो भी बताऊंगा। आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम बेहद अहम मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। एक बड़ी खबर, एक बड़ी तस्वीर सामने आ गई जो जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। आज हम जुड़ेंगे एक बार फिर से डीटीवी भारत के हेड और हमारे अभिभावक, हमारे वरिष्ठ, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, राजेश मिश्रा सर से। लंबी भूमिका न बांधते हुए ये बात शुरुआत में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम सर के साथ जुड़ने वाले तो थे, लेकिन मुद्दा दूसरा था। हम दूसरे मसले पर बातचीत करने वाले थे, लेकिन शाम को अचानक ये खबर आ गई है और सर के सामने एक सफाई भी हमको पेश करनी है। बातचीत शुरू करने से पहले सफाई ये देनी है कि सर देखिए, आपके व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, आपकी व्यस्तता के बावजूद अगर मैं आपको डिस्टर्ब करता हूं तो ये हमारे दर्शकों की तरफ से हम पर बनाया गया प्रेशर है। हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप जुड़ें और उनकी तरफ से बहुत दबाव रहता है, इसलिए आपको कष्ट देना पड़ता है। तो सर एक बार फिर धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और दर्शकों को बता दूं कि किस चीज को लेकर बातचीत होने वाली है। एक तस्वीर आई है, आज का जो पूरा घटनाक्रम रहा है, और तस्वीर आई है मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के बीच की मुलाकात की तस्वीर आई है। और इसके बाद शाम को सफाई आई है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से कि ये औपचारिक मुलाकात है, लेकिन इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, घटनाक्रम क्या है? घटनाक्रम यह है कि जीतन राम मांझी पहले पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल बढ़ाने की बात करते हैं, उसके बाद जीतन राम मांझी आज बहुत सधे हुए अंदाज में सीएम नीतीश कुमार को बहुत कुछ सुना देते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं। ये कहते हैं कि लेकिन यह भी कह देते हैं कि जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं उसको ठीक करना होगा गांवों में, और लॉकडाउन कोरोना संकट का समाधान नहीं है। उसके बाद आप जानते हैं ये खबर पहले ही आ गई थी कि 2 जून को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक से पहले यानी आज दोपहर मुकेश सहनी पहुंच जाते हैं जीतन राम मांझी के घर पर और दोनों की बीच मुलाकात होती है। दिलचस्प ये है कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी दोनों जानते हैं कि इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएंगे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद राजनीति में कौन से कयास लगेंगे, कयासों का बाजार किस तरह से गर्म होगा। लेकिन मुकेश सहनी इस मुलाकात की तस्वीर को ट्विटर पर जारी करते हैं और इसके साथ वो लिखते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर की वजह से कामकाज प्रभावित हो रहा है पंचायतों में, इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल तब तक बढ़ा देना चाहिए जब तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होती। तो जब मुकेश सहनी ये जानते हैं कि इस तस्वीर के सामने आने के बाद किस तरह के कयास लगेंगे और राजनीति में संयोग होते नहीं हैं, जीतन राम मांझी की अहम बैठक, जीतन राम मांझी के तेवर, जीतन राम मांझी का जो अंदाजे बयां है, कभी नीतीश कुमार से भिड़ते हैं, कभी बीजेपी से भिड़ते हैं और उसके बाद मुकेश सहनी से मुलाकात। तो बिहार की राजनीति में कई तरह के खेल का अंदेशा है। ये बात बार बार हम कह रहे हैं और हमारे साथ जब सर जुड़े थे कई बार तो उन्होंने पूरे खेल की परत दर परत खोली है हर बार, और बहुत बेहतर तरीके से, बहुत सटीकता के साथ ये समझाया है कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या खेल होने जा रहा है। तो सर सवाल जो हमारे जेहन में है, हमारे दर्शकों के जेहन में होगा, इस मुलाकात के मायने क्या हैं, और खासकर मुलाकात भी होती है, तस्वीर भी जारी कर दी जाती है। अभिषेक, पहले तो क्षमा चाहेंगे, आपको दोपहर में मैं टाइम नहीं दे पाया, थोड़ी सी व्यस्तता थी। और आपके तमाम चाहने वालों का
हमारे तरफ से उन्हें प्रणाम। एक गाना था, पूछेंगे दुनिया वाले, क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई, ये बात किसी से ना कहना। लेकिन सियासत में जो तस्वीर आती है वो बहुत कुछ बयां कर जाती है। और जीतन राम मांझी बिहार की सियासत में फिलहाल, या मुकेश सहनी भी आप कह सकते हैं, दो ऐसे प्लेयर हैं इस एनडीए गठबंधन में, एनडीए में, जो बहुत कुछ पूरी बिहार की सियासत को बदल सकते हैं। और जीतन राम मांझी, जिस तरह से आपको याद होगा, पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उनके तेवर बिहार की जनता ने और बिहार की सियासत ने देखा, उसके बाद उन्होंने पाला बदला और स्थितियां क्या हुई सबको पता है। फिलहाल वो जरूर एनडीए का हिस्सा हैं, और उसके बाद उनका जो लगातार बयान आना, और बयान आने के बाद ये अनायास नहीं है, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है और एक पूरी प्लानिंग है, पूरी स्क्रिप्टिंग है। और ये स्क्रिप्टिंग बिहार में नहीं है, ये स्क्रिप्टिंग दिल्ली में लिखी गई है। और जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, जो इस पूरे कहानी का जो राइटर है या डायरेक्टर कहें, प्रोड्यूसर कहें, जो भी हैं, वो मिस्टर लालू प्रसाद यादव है। और वहां से ये पूरी कहानी लिखी गई है। इसमें एक अहम हीरो जिसको कहते हैं, हीरो नीतीश कुमार है। और पीछे में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो लोग हैं, या गीतकार, संगीतकार, ये तमाम जब फिल्में बनती हैं, तो सियासी जब फिल्म बनती है तो इसी तरह की कहानी यहां भी है। तो वहां जो स्क्रिप्टिंग तैयार की गई है, उस स्क्रिप्टिंग के अनुसार और नीतीश जी के अनुसार, देखिए जो नायक होता है फिल्म में, आप देखेंगे उनके साथ कुछ सहनायक भी होते हैं। तो अभी जो दौर है बिहार की सियासत में, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी जैसे जो लोग हैं, ये नीतीश जी के साथ हैं। इन दोनों को पता है कि बिहार में आगे सियासत करनी है, और साथ ही साथ ये भी पता है कि लालू प्रसाद और नीतीश जी अगर एक होते हैं तो फिर हमारा क्या होगा। तो हर कोई एक मजबूत पिलर पकड़कर रखना चाहता है अपने आप को सियासत में। तो यहां पर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी यही करने वाले हैं। और यही वजह है कि जो आज मुलाकात हुई है, मुलाकात होने के बाद जो तस्वीर बाहर आई है, और हालांकि जो बयान आया कि औपचारिक मुलाकात है, आज तक हिंदुस्तान की सियासत में या किसी विश्व के सियासत में अगर आप देखेंगे, वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स को आप देखेंगे, तो कोई भी दो बड़ा नेता अगर मिलता है, उनसे पूछेगा कि क्या मुलाकात हुई, तो नहीं बस औपचारिक मुलाकात हुई थी, मैं इनका थोड़ा हाल चाल जानने आया था। लेकिन होता ऐसा है नहीं। राजनीतिक व्यक्ति अगर बैठता है तो राजनीति की बात करता है। हम आप पत्रकार हैं, जब मिलते हैं और बातें होती हैं तो क्या बातें होती हैं, राजनीतिक बातें होंगी, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगी, या फिल्म में इंटरेस्ट है तो फिल्मी मुद्दों पर चर्चा होगी, मुद्दों पर ही चर्चा होगी, वरना ऐसे कोई क्यों मुलाकात करेगा। तो कोविड काल में भी अगर मुलाकात हो रही है, सहनी साहब जाते हैं और वहां मुलाकात होती है, तो कुछ तो है। और ये जो कुछ है, ये बहुत कुछ बिहार में बदल देने वाला है आगे आने वाले दिनों में। और इसको लेकर ये सिर्फ मांझी या फिर मुकेश सहनी या जेडीयू का मसला नहीं है। असली जो खलबली है वो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कि आखिर हो क्या रहा है, हम ये सर जीतन राम मांझी को जी काबू क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जी जी थोड़ा अजीब नहीं लगता मुकेश सहनी बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से मिलते हैं, उस तस्वीर को ट्वीट करते हैं और उस तस्वीर का कैप्शन ये देते हैं कि बिहार डिजिटल सिग्नेचर की वजह से पंचायत प्रतिनिधियों का पंचायत में काम प्रभावित हो रहा है, इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल तब तक बढ़ाया जाना चाहिए जब तक अधिसूचना जारी न हो जाए। अगर ये चिंता मुकेश सहनी को है तो उनको कायदे से मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, उनको कायदे बिल्कुल। से बिहार के पंचायती राज मंत्री से मिलना चाहिए। तस्वीर कुछ कह रही है, कैप्शन कुछ कह रहा है, क्या बताने की कोशिश है, जाहिर तौर पर आप उसको समझा ही रहे हैं सर। एक नहीं सवाल जो जी जी एक सवाल जो मेरे जहन में आता है, सवाल ये है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी मिलते हैं, तस्वीर भी जारी होती है, क्या एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, और ये बताने की कोशिश है कि देखिए अगर हमारी बात नहीं मानी गई, जिस तरह से हमारे डिमांड को नजरअंदाज किया जाता रहा है, शपथ ग्रहण के बाद, अगर मैं ठीक हूं तो शपथ ग्रहण के बाद, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट
विस्तार जो पहली बार हुआ शपथ ग्रहण के बाद, मुकेश सहनी उनको दरकिनार किया है और उसको नजरअंदाज किया है नीतीश कुमार ने या फिर बीजेपी ने। तो ये मैसेज देने की कोशिश है कि हम छिटक सकते हैं या फिर वाकई कोई खेल, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि हो गया है और धीरे धीरे एक भूमिका तैयार की जा रही है, एक स्थिति और परिस्थिति तैयार की जा रही है कि एक अचानक सब कुछ हो गया, ऐसा ना लगे, धीरे धीरे कोई रास्ता तलाशा जाए। नहीं, ये धीरे धीरे ही सही, ये तकरीबन सारी बातें हो चुकी हैं। देखिए नीतीश जी जब भी अलग होना होता है या कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो एकदम खामोश हो जाते हैं। जब कोई बड़ा तूफान आना होता है तो उससे पहले वातावरण में एक शांति छा जाती है। तो अभी बिहार की सियासत में नीतीश कुमार पूरी तरह से एकदम शांत हैं। हालांकि लगातार वो बैठक कर रहे हैं, लेकिन अलग मुद्दे पर। वो बैठक कोरोना को लेकर हो, बाढ़ को लेकर हो या एग्रीकल्चर को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है। लेकिन इसके बीच उस बैठक के पीछे जो बैठक हो रहा है, वो खेल जो हो रहा है, उस खेल को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझ रही है। उसे अंदाजा है कि ये जो मुलाकात हो रही है मुकेश सहनी जी, जैसा कि आपने कहा, हर कोई व्यक्ति जाएगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुख्यमंत्री से मिलेगा। समस्या का समाधान मुख्यमंत्री के पास है, न कि जीतन राम मांझी के पास समस्या का समाधान है। ये या फिर आप बताएं पंचायती राज मंत्री हैं, सम्राट चौधरी से मिलेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी कौन होते हैं? दरअसल देखिए, ना कोई समस्या का समाधान करना है, समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि कैसे बीजेपी से अलग होकर आगे आने वाले दिनों में लालू प्रसाद अगर ये नहीं होंगे, ये भी जान लीजिए, अगर जेडीयू नहीं उनके खेमे में जाएगी या मुकेश सहनी नहीं जाएंगे या जीतन राम मांझी नहीं उनके साथ जाएंगे तो इनकी पार्टी टूटेगी। ये भी तय मानिए। इधर से आरजेडी के जो बड़े बड़े जो रणनीतिकार हैं, तो चाहे दिल्ली में बैठे हों या बिहार में बैठे हों, इसके अलावे बड़े जो प्लेयर हैं, देखिए सियासत में एक चीज और भी होती है जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो पैसा लगाते हैं और दांव लगाते हैं। कि मान लिया जाए कि अभिषेक कल की तारीख में हमारे लिए बड़ा उपयोगी हो सकता है, तो अभिषेक पर लगाओ पैसा 10 करोड़, अभिषेक को मिनिस्टर बना दो, अभिषेक को दूसरे पार्टी से हटा के विधायक बना दो या फिर विधायक से मंत्री बना दो। तो ये खेल भी होता है साहब। ठीक है, अभिषेक अगर आज विधायक है तो हम इसे मंत्री का ऑफर देते हैं, हम उप मुख्यमंत्री का ऑफर देते हैं। यहां रहेंगे आप सालों भर, 5 साल तक विधायक नहीं रहेंगे, मंत्री नहीं बन सकते। तो ये तमाम तरह के खेल खेले जा रहे हैं और ये पूरी प्लानिंग आरजेडी के पीछे जो रणनीतिकार तो हैं ही, कई ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, उनका भी पैसा लग रहा है और लगने वाला है। और उसके बाद ये न तो जीतन राम मांझी अपने विधायक को बचा पाएंगे, न मुकेश सहनी अपने विधायक को बचा पाएंगे और न ही नीतीश कुमार भी अपने विधायक को नहीं बचा पाएंगे। तो वैसे स्थिति में नीतीश कुमार देखिए साधारण पॉलिटिशियन नहीं है, बिहार की सियासत चाणक्य कहा जाता है। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि उधर से कुछ हो, इससे पहले हम वहां जाएं और एक भाई हम लोग सब समाजवादी विचारधारा के हैं, वहां पे दबाव बनाया जा रहा था तो हम लोग एक साथ हो गए। लेकिन आज की जो मुलाकात है ये नीतीश कुमार पर कम, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव ज्यादा बना रही है। क्या खेल यह भी है कि अगर नीतीश कुमार को लालू यादव के साथ जाना है, अगर नीतीश कुमार को महागठबंधन में जाना है, तो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को आगे कर दिया गया है। पहले जीतन राम मांझी छिटके, मुकेश सहनी छिटके, और जाहिर है जीतन राम मांझी छिटके और मुकेश सहनी छिटकेंगे तो आंकड़ों का गणित यह है, सीटों का गणित यह है कि बिहार में सरकार गिरनी है, तो सरकार से बीजेपी को आउट करना है। और जाहिर है अगर सरकार गिरेगी तो आरजेडी सरकार बनाएगी, तब नीतीश कुमार के पास ये कहने के लिए होगा कि देखिए हमको बिहार को चुनाव में नहीं ले जाना है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमको किसी एक खेमे की तरफ होना है और एक बहाना, और उसके बाद वो तेजस्वी यादव के साथ, आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ जाएंगे। तो ये मुफीद बहाना खोजा जा रहा है। क्या पहले जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को आगे कर दो, बिहार में सरकार गिर जाए वैसी परिस्थिति पैदा कर दो, और जब सरकार गिरे उसके बाद लोगों को इस तरह से कन्विंस करो कि देखिए बिहार को चुनाव में हम नहीं ले जाना चाहते थे, स्थिति और परिस्थिति ऐसी हो गई कि हमको साथ जाना पड़ा। नहीं, आप जो कह रहे हैं एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये पूरा पीछे का गेम प्लान यही है जो आप कह रहे हैं, सच्चाई ये है। इसके साथ साथ ये भी कोशिश है, नीतीश कुमार कभी भी अपने ऊपर कोई आरोप नहीं लेते कि मैंने नहीं तोड़ा। वो जब भी होगा, आपको याद होगा जब आरजेडी का मसला आया, तेजस्वी का मसला, तो उन्होंने साफ कहा, आज भी उनका बयान यूट्यूब वगैरह पर आप देखेंगे कि गलती मेरे तरफ से नहीं हुई है, गलती आरजेडी की तरफ से हुई है, तेजस्वी जी की तरफ से हुई है, तेज प्रताप और लालू जी की तरफ से, हमने कोई गलती नहीं किया है।
पिछले बार जब ये भारतीय जनता पार्टी से उधर गए थे तो उस वक्त भी यही कहा कि गलती हमारे तरफ से नहीं हो, तो बीजेपी वालों ने किया, मैं क्या करता, मुझे तो बिहार को देखना है, 13 करोड़ आम आवाम के विकास के लिए हम सोचते हैं, हम तो लगातार काम करते हैं, हम तो इस सब चक्कर में पड़ते ही नहीं है। अक्सर ये बयान, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये बयान फिर ये देने वाले हैं, ये बयान ये भी आएगा। तो आपका जो आकलन है और जो आपका जो वक्तव्य है वो सही है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आज की जो तस्वीर है, ये तस्वीर जो आगे आने वाले दिनों में, इसमें अभी दो हैं, 2-3 लोग और इकट्ठा होंगे और जुड़ेंगे, और देखिए लॉकडाउन जैसे ही आस्ते आस्ते फेज बाई फेज खत्म होगा, लेकिन दूसरे तरफ सियासी पारा हाई होगा, ऊंचा होगा, और उस जब पारा ऊंचा होगा तो यहां पर कई लोगों का जो ग्राफ है गिरेगा और कई लोगों का ग्राफ उठेगा। आप ये तय जानिए कि 15 अगस्त आने वाला है, हो सकता है 15 अगस्त से पहले यहां पर तस्वीर बदल जाए। हालांकि झंडा जो है गांधी मैदान में नीतीश कुमार को ही फहराना है, ये भी जान लीजिए। सरकार चाहे इनके बीजेपी के साथ हो या फिर आरजेडी के साथ हो, झंडा वही फहराएंगे गांधी मैदान में, कंफर्म है। लेकिन इस बीच में बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, और इस पूरे खेल में, पूरी स्क्रिप्टिंग में मुख्य भूमिका जो है किंग मेकर की भूमिका रही है शुरू से लालू प्रसाद की बिहार की सियासत में, वो फिर किंग मेकर की भूमिका में होंगे। दरअसल उनके पीछे भी कारण है, अपने बेटे की सियासत को स्थापित करना और बचाना, उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है। जेडीयू को भी अच्छी तरह से पता है, नीतीश जी को भी अच्छी तरह से पता है कि अपने विधायक को अगर 5 साल तक बचाए रखना है तो हमें कुछ निर्णय लेने होंगे। दूसरा, बंगाल का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट से नीतीश कुमार भी सहमे हुए हैं, उन्हें भी डर है। तो इस पूरी स्थिति को, और यूपी में फिर इलेक्शन होने जा रहा है, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश स्तर पर जो विरोध और विद्रोह देखने को मिल रहा है, जो रोष देखने को मिल रहा है, उन्हें पता है कि हालात अगर थर्ड फेज में तीसरा लहर अगर आता है तो और बिगड़ जाएंगी। तो वो नहीं चाहते हैं कि आम पब्लिक का गुस्सा मोदी जी से हटकर नीतीश जी पर आ जाए। तो उससे पहले वो चाहते हैं, जो विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, कि विपक्ष के साथ हो लो, ताकि कोई सवाल उठाने वाला, भारतीय जनता पार्टी फिर कुछ बोल भी नहीं सकेगी, क्योंकि भाई आप भी सरकार में थे, मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आप ही के थे। तो ये तमाम जो स्थितियां हैं, नीतीश कुमार अपनी मुफीज जगह तलाश रहे हैं, और हमें लगता है वो जगह उन्हें मिल गई है। बहुत जल्द सिर्फ ऐलान बाकी होना है, और देखिए जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, स्थिति सब कुछ सामान्य होगी। लेकिन यहां पर बिहार की सियासत में सब कुछ उलट जाएगा, और आज की जो तस्वीर है, इसमें उस तस्वीर के साथ नीतीश जी भी होंगे, तेजस्वी यादव भी होंगे, और पूरी तरह से सीन बदल जाएगा। एक आखिरी सवाल है हमारा सर, आपने यूपी विधानसभा चुनाव की चर्चा की। एक खबर कल से चल रही है तमाम वेबसाइट्स पर और कुछ चैनलों पर भी कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सांगठनिक स्तर पर बड़ा बदलाव कर सकती है बीजेपी, और जो यूपी के प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, उनको हटाया जा सकता है। ये खबर बिहार की राजनीति के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस खबर के साथ एक खबर यह भी है कि केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद बिहार की राजनीति, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार का असर बिहार की राजनीति पर जाहिर तौर पर पड़ना है, क्योंकि बीजेपी ने भी अभी तक सस्पेंस रखा है। जेडीयू ये दावा करती है कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का भी हिस्सा नहीं है, चिराग पासवान केंद्र की एनडीए में भी नहीं है। एलजेपी ये दावा करती है कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा है, एलजेपी केंद्र की एनडीए का हिस्सा है। बिहार में बीजेपी ने बहुत क्लियर कहा चुनाव से पहले, या कहवाया गया कि नीतीश कुमार का नेतृत्व जिन्हें स्वीकार नहीं होगा वो केंद्र की बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं होगा। चिराग पासवान ने अलग चुनाव लड़ा, लेकिन केंद्र में चिराग पासवान की मौजूदगी को लेकर, केंद्र में चिराग पासवान या एलजेपी की हिस्सेदारी को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत क्लियर नहीं किया है, बहुत सस्पेंस बनाए रखा है। तो हालांकि नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते अगर तल्ख हो रहे हैं तो जाहिर है सिर्फ चिराग पासवान एक कारण नहीं रहे होंगे। अलग अलग कारणों पर हम लगातार चर्चा करते हैं, कई वजहों को आप भी गिनाते रहे हैं और उस पर चर्चा होती रही है। लेकिन क्या एक वजह यह भी है कि बीजेपी ने मैसेज दे दिया है, जेडीयू को यह अंदेशा हो गया है, नीतीश कुमार को अंदेशा हो गया है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उनके पिता मंत्री थे, 6 सांसद हैं, और बीजेपी की तरफ से यह मैसेज दिया जा चुका है नीतीश कुमार को कि हम चिराग पासवान का हाथ नहीं झटकेंगे, हम एलजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए ये हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने मन बनाया कि नहीं, तब तो स्थिति गंभीर होगी, तब साथ चलना मुश्किल होगा। नहीं, देखिए चिराग पासवान जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और यूपी इलेक्शन को देखते हुए जिस तरह से
भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा कदम उठाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बड़े पैमाने पर यूपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई है, वहां भी फेरबदल होना है। इसको देखते हुए जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो भी होना है। रह गया सवाल चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान इस बार तो नहीं, लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद, आप तय मानिए इस साल जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर चिराग पासवान की एंट्री होने जा रही है। इस बात का जो आप कह रहे हैं अंदेशा नीतीश कुमार को है। चिराग पासवान को कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने या नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने डायरेक्ट या जेपी नड्डा ने नेग्लेक्ट नहीं किया है। अभी भी वही मान और वही सम्मान अभी भी एनडीए में बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में चिराग पासवान का बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना है तो देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक है। वो वोट बैंक है दलित का, मायावती के पास, कुछ उसका हिस्सा अखिलेश के पास भी है। तो वैसे स्थिति में वहां के जो बड़े वोट बैंक को अगर कंट्रोल करना है, अपनी ओर लाना है, तो चिराग युवा हैं, यूथ हैं और काफी तेज तर्रार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी चिराग के चेहरे को भुना सकती है यूपी में। अब इसके बाद नीतीश जी का क्या प्रॉब्लम है, नीतीश जी क्या करेंगे, इसकी चिंता फिलहाल आगे आने वाले दिनों में ये बीजेपी नहीं करने जा रही है, क्योंकि यूपी उसके लिए नाक की लड़ाई होगी साहब। हालांकि उससे पहले नीतीश जी अलग हो जाएंगे। ये अगस्त, उम्मीद है कि झंडा तो ही फहराएंगे, अगस्त तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी और ये भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे और फिर ये आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन इस पूरे सीन में अगर देखा जाए तो इस बात को अच्छी तरह से नीतीश जी को ही पता है, जेडीयू को भी पता है, साथ ही साथ मांझी और मुकेश सहनी को भी पता है कि हमें क्या करना है, आगे अपनी सियासत बचाए रखने के लिए हमें किधर पाला बदलना है और कैसे करना है। इसके पीछे देखिए, अचानक मांझी और मुकेश सहनी एक्टिव नहीं हुए हैं, उन्हें एक्टिव किया गया। जैसे हम लोग जो आप देखेंगे जब मेला लगता है तो एक गुड़िया होती है, उसमें चाबी भरी जाती है, चाबी पूरा भरने के बाद उसके बाद छोड़ दिया जाता है, उसके बाद वो हरकत करती है। दरअसल चाबी यहाँ पे नीतीश जी दे रहे हैं और उस चाबी का असर है कि मांझी जी का बयान आता है, मुकेश सहनी जी बोल रहे हैं और उसके बाद उधर दिल्ली से जो संदेश दिया जा रहा है, ये दरअसल ये तो बस चेहरे हैं साहब। चाबी कहीं और भरी जा रही है, स्क्रिप्ट कहीं और लिखा गया है और ये अभी देखिए और तीक्ष्ण होगा। बस इंतजार कीजिए, लॉकडाउन हो, स्थिति थोड़ी सी सामान्य हो और उसके बाद बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल आएगा और सब कुछ अचानक बदल जाएगा। इसका अंदेशा अच्छी तरह से बीजेपी को है, लेकिन बीजेपी के पास कोई विकल्प फिलहाल नहीं है। वो बस इस मुद्रा में है कि जब तक चल रहा है चलने दो, ये स्थिति है फिलहाल। अभिषेक, तो सर हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद और अग्रिम आमंत्रण आपको अपने अगले वीडियो के लिए। और देखिए दर्शकों से एक गुजारिश, जो बात आज हम नहीं कर पाए सर से, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ी खबर जिसके बारे में शायद अभी चर्चा नहीं हुई है, उस खबर पर हम अगले वीडियो में सर के साथ बातचीत करने वाले हैं। और वो खबर बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू से जुड़ी हुई है और जिस खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं सर बेहतर तरीके से उस खबर को बता पाएंगे, समझा पाएंगे। बहुत बड़ी जानकारी है जेडीयू को लेकर, उस खबर पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में 2-3 दिनों में, जब भी सर को फुर्सत मिलेगी। एक लाइन में अभिषेक एक लाइन में और बता देते हैं। बहुत जल्द मैं उन तमाम विधायकों का नाम बताऊंगा कि कौन जेडीयू के विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, बहुत जल्द मैं वो भी बताऊंगा जी। तो अगर आपको ये खुलासा देखना है तो जरूरी नहीं इसी चैनल पर, आप डीटीवी भारत, सर जिस संस्थान को लीड करते हैं उस संस्थान पर भी, और डीटीवी भारत तो बिहार के तमाम जिलों में है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप डीटीवी भारत को देख सकते हैं। और चूंकि आपने इतना दबाव डाला है हम पर कि सर को लाइए और सर से आप बात कीजिए, और जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन चर्चा होती है, बहुत बेहतर तरीके से। तो अगर आपको इसी तरह का प्रोग्राम देखना है तो डीटीवी भारत पर सर अवेलेबल हैं और वहां पर तो आपको कई प्रोग्राम मिल जाएंगे। यहाँ पर तो व्यस्तता की वजह से हम 2-3 दिनों में एक प्रोग्राम ही कर पाते हैं। तो विदाई लेंगे इसी वादे के साथ कि सत्ताधारी पार्टी जेडीयू को लेकर एक बड़ी जानकारी है, एक बड़ी खबर है, जिस पर हम अगले वीडियो में सर से चर्चा करने वाले हैं। सर एक बार फिर आपको धन्यवाद और आपको परेशान करने के लिए माफी। थैंक यू सर।